हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। होप करती हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। वहां पर हमने चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ा था और सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड कई टर्म्स जैसे स्टॉक है, फ्लो है, टू सेक्टर में सर्कुलर फ्लो और भी कई चीजें पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक एक करके सारे पॉइंट हम डिस्कस करते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बच्चों, ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, दिस डोमेस्टिक टेरिटरी इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, जहां पर इंसान सामान फ्रीली रोम कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और एनी रेस्ट्रिक्शन। तो वो ज्योग्राफिकल फ्रंटियर, वो फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे हमारे इंडिया के एम्बेसी की बात करें, अगर इंडियन एम्बेसी यूएस में रह रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन अगर हमारी इंडिया में कोई भी फॉरेन एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती। और भी चीजें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, जैसे हमारे शिप्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे फिशिंग वेसल्स हैं, नेचुरल गैस रिजेस हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और एम्बेसी हमारी इंडिया के जो दूसरी कंट्री में रह रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में, 1 मार्क में, एजर्शन रीजन में कि भाई ये कंसर्न चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं, तो आपको याद रखना है। और ये होता क्या है? द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री वेयर द पर्सन एंड द गुड्स आर फ्री विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, इट इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि बेटा अगर हमें विदेश जाना है तो विदेश में हम घूमने गए हैं तो हम वहां पर फ्रीली नहीं घूम सकते। हमारे पास प्रॉपर वीजा होना चाहिए, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये बता रहा है कि हम वहां पर घूमने आए हैं। ऐसे फ्रीली रोम नहीं कर सकते क्योंकि हम वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंगिंग नहीं है। अब क्या क्या चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं? जैसे फॉरेन एम्बेसीज है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं। और वो चीजें जो हमारी इंडिया को बिलोंग नहीं कर रही हैं, जैसे हमारा WHO है, UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इन्वॉल्व नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा टॉपिक है बेटा हमारा कि भाई रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट। तो रेसिडेंट के लिए दो बात याद रखिए कि अगर हम किसी भी जगह पर 1 ईयर से ज्यादा रह रहे हैं और साथ में अगर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा वहीं लाई कर रहा है, उसी कंट्री में लाई कर रहा है, तो हम उसके कंट्री के रेसिडेंट हैं। आप कहोगे मैम मैं तो उस जगह पर 1 ईयर से ज्यादा रहा, तो क्या मैं वहां का रेसिडेंट बन गया? तो रेसिडेंट में 1 ईयर की कंडीशन के साथ साथ हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी वहीं लाई करना चाहिए। तो इसको कहते हैं रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, द पर्सन हु रिसाइड इन द कंट्री एंड ऑल्सो हुज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री इज नोन एज रेसिडेंट। बहुत अच्छा है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इको में नजर आ ही जाएगा। नेक्स्ट है भाई, फॉलोइंग विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ रेसिडेंट। क्या चीजें हैं जो रेसिडेंट में नहीं आती? जैसे फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन विजिटर्स, जैसे फॉरेन स्टाफ्स, एम्बेसीज, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जो अभी हमने डोमेस्टिक में डिस्कस किए थे, वो कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा इंक्लूड नहीं होता किसमें? रेसिडेंट। तो रेसिडेंट होने के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहले द पर्सन इज रिसाइडिंग इन द कंट्री एंड द अदर वन द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इज लाई इन दैट कंट्री। अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप हमें कब मिलती है? जब हम किसी भी कंट्री में बॉर्न होते हैं तो हमें बॉर्न होने के साथ, बर्थ होने के साथ साथ वहां की नागरिकता मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। और भी कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे मैरिज कर लें
तो हमें वहां की उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये इसे कहता है, इसको कहते हैं सिटीजनशिप। पढ़ते हैं, द लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन एंड और बिकॉज ऑफ सम अदर लीगल प्रोविजंस। इस लीगल प्रोविजन में मैरिज सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर मान लो कोई इंसान विदेश में उसकी शादी हो जाए तो उसको विदेश की उस जगह की सिटीजनशिप मिल जाती है, और अगर वहां पर बॉर्न हुआ है तो फिर उसको बाय डिफॉल्ट उस कंट्री की उस जगह की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इसे कहते हैं सिटीजनशिप। नेक्स्ट है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो वो इनकम जो हम मेहनत से कमाते हैं, सर्विस रेंडर करके कमाते हैं, मेहनत देते हैं अपनी, उसे कहते हैं हम फैक्टर इनकम। और जो इनकम हमें बिना मेहनत के मिल जाती है उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे ऐसे कि द इनकम विच इज रिसीव्ड बाय रेंडरिंग द सर्विसेज लाइक, हम मेहनत दें, लैंड, लेबर, कैपिटल, हम अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, और बदले में जो हमें इनकम मिल रही है उसे कहेंगे फैक्टर इनकम। और द इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, इट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। याद रखिएगा बच्चों, फैक्टर इनकम कभी भी हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, और ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे रेंट है, जैसे वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। और अगर हम उसकी बात करें ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल्स तो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, और सब्सिडीज हैं, और एम्प्लॉय अलाउंसेज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। एक और डिफरेंस याद रखिए, ये आपके कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आपके काम आ जाएगा। डैश इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, तो फैक्टर इनकम इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, डैश इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, देन द आंसर विल बी ट्रांसफर इनकम। तो डिफरेंसेस अच्छे से तैयार कर लीजिए। डिफरेंसेस जरूरी नहीं है बच्चों कि वो डिफरेंस में ही आए, डिफरेंस आपको मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एजर्शन, रीजन कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा कि हमारे ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हम फर्दर और प्रोसेसिंग में नहीं देंगे और उससे और अर्न नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसे कंज्यूम करेंगे, वो हमारे फाइनल गुड्स है। मतलब उसको रीसेल नहीं करेंगे बेसिकली, और जिस गुड्स को हम रीसेल करेंगे उसे अर्न करेंगे वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिल्क परचेज कर रहा है इन ऑर्डर टू ड्रिंक इट, देन दैट इज फाइनल गुड्स। और मिल्क परचेज कर रही है मिठाई बनाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में लेने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इन द सेम ईयर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि अगर वो ईयर खत्म हो जाए और वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं सेल हो पाए तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फाइनल गुड्स होते हैं विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर विदाउट एनी रीसेलिंग इज नोन एज फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स बच्चों अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन हमारे जो फाइनल गुड्स हैं वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होते हैं। एक डिफरेंस इसका एग्जांपल का था जो मैंने अभी आपको मिल्क का बताया। और अगर कोई भी गुड्स अभी वो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में चल रहा है तो वो जो अंदर, जैसे मैं ऐसे सर्कल बना दूं, इस तरह से एक बाउंड्री बना दूं बेटा, तो इसके अंदर के जितने भी गुड्स हैं अभी वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और आउटसाइड द बाउंड्री इट इज द फाइनल गुड्स। और इस बाउंड्री को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्शन बाउंड्री। तो प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। प्रोडक्टिव सेक्टर के अराउंड की लाइन है विद इन विच द गुड्स आर इंटरमीडिएट एंड आउटसाइड इट इज द फाइनल गुड्स। क्लियर है बेटा? एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री
they are the intermediate goods. When they comes out of the boundary, it becomes the final goods. तो प्रोडक्शन बाउंड्री को भी तैयार करिए, प्रोडक्शन बाउंड्री वाला पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट में हमने अंतर पढ़ा, कौन सा नेशनल इनकम डोमेस्टिक में आता है वो है फाइनल, जो नहीं आता वो है इंटरमीडिएट। दोनों का एग्जाम्पल पढ़ लिया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एंड ऑफ द ईयर इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल नहीं हो पाए हैं, रॉ मटेरियल नहीं फर्दर रीसेल हुआ, तो वो अपने आप ही फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपकी बुक्स में अगर जो लाइंस दे रखी हैं, जिसमें एक लाइन है और वो कह रहे हैं कि बताइए कि ये इंटरमीडिएट है फाइनल है, तो आप उन लाइंस को तैयार करिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस, तो ऑफिस में इंस्टॉल हुआ है, बेचेंगे थोड़ी ना, तो वो क्या है हमारा फाइनल गुड्स। पेपर परचेज बाय द पब्लिशर, पेपर परचेज किया है पब्लिशर ने, अब वो इसको सेल करेगा तो इट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स। फर्नीचर परचेज बाय द स्कूल, तो ये हो जाएगा हमारा क्या फाइनल गुड्स। और चॉकलेट डस्टर परचेज बाय द स्कूल, ये हो जाएगा हमारा क्या इंटरमीडिएट गुड्स। आगे बढ़ते हैं, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, उनको तैयार करेंगे बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो जो गुड्स हमें डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, हमारे कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे कंजप्शन गुड्स कहते हैं, जैसे ब्रेड बटर, जैसे टेलीविजन, पेन, फर्नीचर एक्सेट्रा। और कैपिटल गुड्स होते हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, विच आर यूज इन द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ब्रेड की बात करूं बच्चों, तो ब्रेड हमें सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्टली, तो ब्रेड हमारे लिए क्या हो गया कंजप्शन गुड्स। लेकिन कभी हमने उस बेकरी के बारे में सोचा जो बेकरी नहीं होती, या वो एरिया जहां पर मशीन्स नहीं होती, तो क्या ब्रेड बन पाती? नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हेल्प करता है प्रोडक्शन में वो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, और जो हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जो बन के आते हैं, प्रोड्यूस होके आते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या कैपिटल गुड्स। ठीक है बेटा, तो इन बातों को याद रखिएगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को मैं समझा देती हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो जितने में हमने जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया, या जो भी हमने इन्वेस्ट किया, तो उसमें अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ, तो वो अभी हमारे लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। और एज सून एज हम उसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन से वैल्यू को कम कर देंगे और डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे उसमें, वो बन जाएंगे हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। तो मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों, इसको आप बुकिश लैंग्वेज को ही लाइन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप एग्जैक्ट लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Gross investment is the addition to the stock of capital before making allowance for depreciation. It is gross investment, and net investment is made to the capital stock in the given period as net investment. अगर मैं जनरल आपको बताऊं तो अगर बेटा आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात हुई है और यहाँ नेट इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप डेप्रिसिएशन के बिफोर बात करेंगे तो वो ग्रॉस है, और अगर डेप्रिसिएशन उसमें अलाउ हो जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा नेट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन को बाहर निकाल दो तो बन जाता है नेट इन्वेस्टमेंट, और नेट इन्वेस्टमेंट से अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको मत भूलिएगा, ये हमारे थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो वैल्यू क्या बनी हमारी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। आप न्यूमेरिकली रेडी करिए या स्टेटमेंट, दोनों ही आपके काम आ जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, वो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया वर्ड डेप्रिसिएशन जो आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो डेप्रिसिएशन होता है किसी भी एसेट की फॉल इन द वैल्यू बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस यूज।
because of wear and tear, because of efflux of time, because of expiry of time, because of obsolescence, मतलब आज के ट्रेड और फैशन में ना हो तो इसे कहते हैं हम क्या, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका नाम है हमारा, नेक्स्ट नाम है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो बच्चों अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दो तो जो आंसर हमारे पास आता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको एनआईटी भी कहते हैं शॉर्ट में। तो अगर मैं इसको सेंटेंस में बोलूं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल indirect tax and subsidy. It is known as net indirect tax. It can be numerically expressed as indirect tax minus subsidy is known as net indirect tax. आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मुझे लगता है बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, जो सभी इनडायरेक्ट टैक्स का एक टैक्स है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर बच्चों जीएसटी भी दी होगी। और सब्सिडीज तो वो इकोनॉमिक असिस्टेंस है, सपोर्ट है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, हमें ही नहीं फर्म को, हाउस होल्ड को। और क्यों करती है प्रोवाइड बेटा? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, तो उसे कहते हैं सब्सिडी। आप लोगों को भी देख सुना होगा आपने सब्सिडी, हमें सिलेंडर वगैरह पे कई चीजों, एलपीजी गैस सिलेंडर पे हमें सब्सिडीज मिलती हैं। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर के लिए करती है। फिलहाल में इसको यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसे कहेंगे सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है बेटा हमारा फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस की भी बात है। और जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट है उसका नाम है NFIA। तो NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड आपस में माइनस कर दी जाए तो आंसर आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब फॉर्मूला है और डेफिनेशन भी उसी से बन रही है। नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक जो कि अच्छा टॉपिक बना माना जाता है और कई बार एग्जाम्स में हमें नजर भी आया है, वो है हमारा कि भाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं एनएफआईए के। कंपोनेंट्स क्या होते हैं एनएफआईए के। तो आप लोग एनएफआईए के अच्छे से कंपोनेंट्स रेडी करिए। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, पहला होता है हमारा नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। दूसरा होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो ये तीन हमारे एनएफआईए के फैक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। 3 नंबर में ही नजर आता है ज्यादातर, तो आप इसको 3 मार्क्स में अगर ये आता है तीनों के नाम लिखिए, उनको एक्सप्लेन भी करिएगा एक एक लाइन में बेटा। और अगर केवल 1 या 2 मार्क्स में या फिर नेशनल इनकम के क्वेश्चन के साथ जुड़कर आ जाता है ये एग्जाम में, तो आप केवल हेडिंग्स लिखिएगा और यहाँ पर वाइंड कर दीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा ओवर तरीके से हेल्प करेगा और आपके काम आएगा। तो अब तक जो हमने पढ़ा केवल उसके नाम बता दीजिए। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा क्या हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, फिर रेसिडेंट बताया, लाई ऑन द कंट्री एंड सेंटर ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो लाई ऑन द कंट्री, देन सिटीजनशिप पढ़ाया, बर्थ हो जाए या कोई लीगल प्रोविजन, फिर मैंने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस बताया। जरूर डिफरेंस करिए, काम आ जाते हैं डिफरेंस, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग में आए बच्चों, ये चीजें हमें 1 मार्क्स में भी नजर आ जाती हैं। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कंजप्शन गुड्स और फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, फिर हमने पढ़ा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और एक चीज और भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी, वो थी हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट था बेटा हमारा डेप्रिसिएशन का मीनिंग, देन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देन एनएफआईए। और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। तो पहला कंपोनेंट बताया मैंने आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा बताया मैंने आपको एंटरप्रेन्योर वाला कॉन्सेप्ट जिसको हमने पूरा स्टेटमेंट था नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
और तीसरा था नेट रिटेन्ड अर्निंग। तीनों कंपोनेंट्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और लास्ट में आप लोग ये बात याद रखिए कि आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले तो आपको चैनल को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, और हाँ बेटा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।